गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, ये जो आपका FLT 11 आज हुआ है उसका बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। पहले 25 क्वेश्चन बेटा मैं करूंगा, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बेटा रवि उत्तम सर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट बेटा स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के बेटा इस मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। ठीक है भाई, तो सिंह सर के इस मिशन के साथ चलिए आज का बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो सब आपको रटा होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड में बनती है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड में नहीं बनती। तो देखो बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप सबने पढ़ा होगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एसिडिक कैरेक्टर भी बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पैरानाइट्रो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक होता है पैरा से। वंस अगेन कारण क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें भी बेटा क्या पाया जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये आपका, ये बेटा आपका OH, और ये आपका बेटा N डबल बॉन्ड O, दिस वन। यहां पर बेटा क्या बन जाती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यही आपका बेटा एल्डिहाइड में भी यही चीज है। तो इसका आंसर बेटा 51 का 4। आइए बेटा 52। देखो थर्मोडायनामिक्स में बेटा हर वर्ड का एक मतलब होता है। देखो बेटा इन्होंने बोला फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब बेटा P एक्सटर्नल बेटा 0, और जब P एक्सटर्नल बेटा 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। फिर देखो अगला वर्ड है बेटा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो बेटा Q बराबर 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा E इक्वल टू बेटा Q प्लस W। तो देखो बेटा W0 Q0, तो ये बेटा क्या हो गया? 0। अब आप सबने पढ़ा डेल्टा E बराबर बेटा NCV डेल्टा T आइडियल गैस के लिए होता है। बेटा गैस के नंबर ऑफ मोल कभी एक्सपेंशन में 0 हो नहीं सकते। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता। तो 0 होने के लिए बेटा डेल्टा T को क्या होना पड़ेगा? 0। ठीक, तो बेटा आपका कौन सा आंसर सही है? Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0, सॉरी ये नहीं, जिसमें सब 0 है। Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0, W बराबर 0। ठीक, यही चीज बेटा, यही चीज अगर ये लिखा होता आइडियल गैस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है, और बेटा फ्री एक्सपेंशन है, तब भी बेटा कंडीशन यही रहती। तो चाहे बेटा आइडियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन करो वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन, या आइसोथर्मल करो, कंडीशन सेम, सब बेटा 0। Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0, W बराबर 0। नेक्स्ट देखिए, m ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन वेपराइज ऑक्युपाइड ए वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर। आप सबको मालूम है बेटा वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो वेपर डेंसिटी बेटा क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो आप बेटा इस डाटा से मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सबको मालूम है बेटा 11.2 लीटर क्या दे रहा? 11.2 लीटर बेटा कितने से मिला? m ग्राम से। तो 22.4 लीटर कितने से मिलेगा बेटा? 2m ग्राम से। ये बेटा क्या हो गया? 1 मोल हो गया। ये बेटा क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो बोलो बेटा आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 2m। तो बेटा वेपर डेंसिटी क्या होगी? 2m डिवाइड बाई 2, बेटा कितना हो जाएगा? m। 53 का आंसर सेकेंड।
आइए बेटा 54। देखो बेटा, आप सबको बेटा अमोनिया के बारे में मालूम है। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp3। इनफैक्ट तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3। NH4 प्लस में भी बेटा क्या है, sp3 है। और NH2 माइनस में भी बेटा क्या है, sp3 है। क्योंकि देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, दो बेटा लोन पेयर है। इसमें भी बेटा क्या है आपका, sp3। ठीक। अब देखो बेटा, इस वाले sp3 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक। ये बेटा अमोनिया है, एक लोन पेयर, तो आप सबको मालूम है बॉन्ड एंगल घट जाएगा 107। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो लोन पेयर लगभग बेटा जस्ट लाइक वाटर 105। तो बोलो बेटा सबसे ज्यादा कौन होगा, अमोनियम आयन, फिर बेटा अमोनिया, फिर बेटा NH2 माइनस। 54 का सेकेंड। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल। ठीक। 107 में बेटा क्या हो जाता है, पिरामिडल। ठीक। और sp3 में, और बेटा अगर sp3 दो लोन पेयर जस्ट लाइक वाटर एंगुलर, कितना बॉन्ड एंगल, 105 के आसपास। फिर देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बेटा डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीज करता है। लेफ्ट में बेटा पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेटल, राइट में बेटा क्या है, नॉन मेटल। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो फर्स्ट ग्रुप में बेटा सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो ये भी स्टेटमेंट बेटा सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अगला देखिए बेटा, NaBH4। देखो बेटा याद रखना, NaBH4 सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, ठीक है ना। NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोक्स जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको बेटा एल्कोहल में रिड्यूस करता है, लेकिन एस्टर में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एसिड डेरिवेटिव में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसको बेटा NaBH4 रिड्यूस नहीं करता। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है। लेकिन LiAlH4 होगा तो दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो ये वाला पोर्शन रिड्यूस नहीं होगा, ये पोर्शन बेटा रिड्यूस होगा। रिड्यूस में मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ बेटा एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ एक जोड़ दो, OH हो गया। बाकी बेटा रेस्ट एज इट इज ये रहेगा। देख लो कौन सा आंसर बेटा, फर्स्ट। 57 बेटा पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कौन करेगा, जो बेटा अनसिमेट्रिकल होगा या बेटा जिसमें कायरल कार्बन होगा। तो जरा देखो, इसमें बेटा कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो बेटा इसमें कायरल कार्बन नहीं है। इसमें देखो दो हाइड्रोजन बेटा सेम कार्बन से है, कायरल नहीं है। इसमें देखो बेटा ये चारों सेम है, कायरलिटी नहीं है। यहां देखो चारों बेटा डिफरेंट है। तो आपका आंसर बेटा थर्ड। तो प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा वही कंपाउंड रोटेट करेगा जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाइड हो। 58 विच एमंग द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड विल हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बेटा इस बात पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ठीक है ना। तो जहां K1 K2 अपॉन R स्क्वायर बेटा मैक्सिमम होगा, वहां लैटिस एनर्जी मैक्सिमम। और मैक्सिमम बेटा कहाँ होगा, MgO में। क्यों, बाकी सब में चार्ज बेटा +1 -1 है, यहाँ +2 -2, और यहाँ बेटा साइज भी आपका छोटा है। तो R कम है, Q1 Q2 ज्यादा है, तो बेटा आंसर 58 का सेकेंड। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लैटिस एनर्जी बेटा उतनी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी बेटा उतनी कम होगी। सॉलिबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी अनफेवरेबल फैक्टर होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बेटा फेवरेबल फैक्टर होता है। जब लैटिस प्लस हाइड्रेशन, अगर
हाइड्रेशन लैटिस से ज्यादा है तो आपका सॉल्ट इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। आइए बेटा 51 59, देखो बेटा 300 के आप बेटा 10-10 का इंटरवल बना लो, 290 के, 280 के, 27 के। अब जरा देखो बेटा इस वाले पर टेम्परेचर कितना है, K1, रेट कांस्टेंट क्या है K1, इस पे बेटा K2। तो देखो बेटा याद रखो 10 डिग्री सी बढ़ाने पे डबल होता है, तो 10 डिग्री घटाने पे क्या होगा, हाफ। तो देखो 10 घटाओगे तो बेटा ये क्या होगा K1/2, फिर 10 घटाओगे तो बेटा ये क्या होगा K1/4, फिर 10 घटाओगे तो बेटा फिर आधा कर दो K1/8। नेक्स्ट बेटा 60, इन SN2 रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल सही दिया है बेटा, क्यों, SN2 रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्काइल एलाइड का साइज छोटा से छोटा बेटा किसमें होगा, प्राइमरी में। एल्काइल एलाइड शुड बी प्राइमरी। और कभी अगर पूछा जाए SN2 में मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल एलाइड कौन होता है, मिथाइल आयोडाइड। क्यों, क्योंकि बेटा एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा, ये बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन CH3, गलत। म्यू बराबर होता है बेटा Q इंटू एल। तो इसमें बेटा CH3Cl में जो CCl बॉन्ड है, इसमें जो CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड बेटा CF बॉन्ड से बड़ा होता है। तो नेट में बेटा CH3Cl में Q इंटू एल, नेट में बेटा CH3Cl में ज्यादा होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि फ्लोरीन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो पहला सही, दूसरा गलत, कौन सा है बेटा, सेकेंड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। 61, BF3 बेटा प्लेनर होता है बेटा, ईच बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो देखो बेटा 3 इक्वल वेक्टर 120 पर है, तो आप सबको मालूम है 3 इक्वल वेक्टर 120 पे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। फिर देखिए बेटा आपका NF3 बेटा क्या होता है, पिरामिडल। इसका देखो डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर। तो बेटा पिरामिडल में डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट बेटा 0 नहीं होता है, ठीक। तो 61 का आंसर सेकेंड। इन तीनों का रिजल्टेंट इसके बराबर बेटा नहीं होता। आइए बेटा बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिब्स बेटा इस रिएक्शन का नाम बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। आप सबको मालूम है जब बेटा रिएक्शन दी हो, डेल्टा H निकालना हो, बॉन्ड एनर्जी दी हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, H सिंगल बॉन्ड H बेटा कितना है 103 प्लस 4 इंटू CH बॉन्ड देखो बेटा कितना है 99 प्लस C डबल बॉन्ड C बेटा कितना है 145 माइनस 6 CH बॉन्ड है 99 प्लस 1 CC बॉन्ड है बेटा 80। जोड़ घटा के बेटा देख लो 62 का आंसर थर्ड आएगा। 64 रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। देखो बेटा पहले ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो बेटा डिहाइड्रेशन का केस है। पहले बेटा OH हटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन।
फिर आपकी बेटा रिंग में क्या होगा, एक्सपेंशन। पहले बेटा 5 कार्बन की रिंग है, यहां देखो बेटा CH2 प्लस ये CH3। ठीक बेटा, रिंग एक्सपेंशन का केस है। देखो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, CH3, सॉरी 5 कार्बन से रिंग बेटा कितने की हो गई, 6 कार्बन की। ये वाला CH3 बेटा एज इट इज रहा, यहां बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया बेटा। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा। तो हाइड्राइड शिफ्ट से देखो क्या बनेगा, अब देखो बेटा यहां से आप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहां से बेटा आपका हाइड्रोजन हट जाए, क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। यहां से हटा बेटा ये CH3 आपका है, इट इज, यहां से हटेगा तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। फिर से देखिए बेटा, ये रिंग एक्सपेंशन का केस है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन एल्कीन बनना है। पहले बेटा OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दिया। फिर देखो यहाँ पर बेटा रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 कार्बन की बेटा 6 कार्बन हो गया, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज। फिर आप बेटा क्या करोगे, यहाँ से हाइड्राइड H निकाल लो बेटा H प्लस के फॉर्म में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर देखिए बेंजीन की रिएक्शन COCl2 से करा रहे एनहाइड्रस CO, तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, COCl प्लस। तो बेटा X क्या बनेगा आपका, बेंजोइल क्लोराइड। और जब बेंजोइल क्लोराइड की बेटा आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आप सबको मालूम है एसिड के डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस पे बेटा क्या बनाते हैं, एसिड। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और ये बेटा बेंजोइल क्लोराइड। तो पहले बेटा देखो इन्होंने पूछा वाई, तो वाई आपका बेटा बेंजोइक एसिड है, एक्स बेटा बेंजोइल क्लोराइड है। पहली रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। दूसरा बेटा क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। तो देखो Zn का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, 3d10 4s2। तो Zn डबल प्लस का बेटा क्या होगा, 3d10। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड, सॉरी डायमैग्नेटिक। यहां पर देखो स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2। Sc बेटा प्लस 3 क्या होगा, 3d0 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक टाइटेनियम बेटा 3d2 4s2, तो Ti प्लस 4 बेटा कितना होगा, 3d0। पैरामैग्नेटिक, अब देखो क्रोमियम बेटा क्या होता है, 3d5 4s2, सॉरी 4s1। अब बेटा Cr प्लस 3 बोलो बेटा क्या होगा, 3 निकाल दो, 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला बेटा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 65 का 4। आइए बेटा 66, इन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बेटा क्या है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस। तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज, यहां तक तो सही है। लेकिन बेटा ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, एसिड का सॉल्ट बनाता है। जबकि ऑक्सीडाइज होके क्या लिख रहा है, अल्कोहल, गलत। एल्कोहल बेटा एल्डिहाइड के रिडक्शन पे बनता है। और देखो यहां पर अपोजिट लिखा है, एल्डिहाइड बेटा ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, रिड्यूस होके अल्कोहल बनाता है, अपोजिट लिखा है, गलत। फिर इन कार्बेल एमीन रिएक्शन,
तो आप सबको रटा होगा कार्बेलेमिन कौन देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी बेटा कार्बेलेमिन नहीं देते, टर्सरी कार्बेलेमिन नहीं देते। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, आंसर बोलो। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट। फिर देखिए 67, आपसे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो बेटा ये आपका 63, EU का एटॉमिक नंबर 63। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिनॉन कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 54, ठीक। फिर बेटा 6s2 56, ठीक है। और बेटा 63 है तो ये क्या हो जाएगा 4f7। ये बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद देखो बेटा ये 70, XC में बेटा 54, 6s2 कितना हो गया 56, 4f14 हो गया। फिर बेटा आपका 58, इसका एटॉमिक नंबर 58, इसका 62। तो देखो 58 क्या होगा बेटा, XC 54 हो गया, 6s2 हो गया, फिर दो ही बेटा क्या हो जाएगा 4f2 हो जाएगा। इसमें देखो बेटा 62 में XC बेटा 54, फिर 6s2 56 और बेटा 4f6 हो गया। तो देखो बेटा हमने चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ये अभी किसमें लिखा है बेटा, ग्राउंड स्टेट में। अब जरा पे देखो, अब पहले से बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4f7, यहाँ बेटा 4f14, यहाँ बेटा 4f2, यहाँ बेटा 4f6। जिनॉन पहले लिख लो। ये बेटा आपके आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लियरली दिख रहा बेटा, सेकेंड वाले में आपका F सबसेल कंप्लीटली भरा हुआ है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बेटा डायमैग्नेटिक। बाकी देखो इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर क्या होगा पैरामैग्नेटिक, सेकेंड बेटा क्या होगा डायमैग्नेटिक। केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। नेक्स्ट आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम। देखो बेटा मिथाइल बाद में आना चाहिए, इथाइल पहले आना चाहिए। देखो पहले में बिल्कुल सही है, पहला सही है। देखो दूसरा गलत है, 4,4 डाई मिथाइल पहले है, इथाइल बाद में है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये आंसर फर्स्ट। 69 देखो, मान लो X का एटॉमिक वेट A है, इसका बेटा B, ठीक है ना। तो देखो A+2B, आपका पहला कंपाउंड क्या है XY2, A+2B इक्वल टू बेटा A+2B। देखो ये 1 मोल हो गया, XY2 से 1 मोल कितना हुआ A+2B, इससे जरा 1 मोल निकालो। 0.1 ग्राम का मास बेटा कितना है 10 ग्राम। पॉइंट 1 मोल का मास बेटा कितना है 10 ग्राम है। तो बोलो बेटा 1 मोल का मास 100 ग्राम हो गया। फार्मूले से 1 मोल बेटा A+2B, कैलकुलेशन से 1 मोल बेटा 100। अब आइए दूसरा वाला, दूसरा वाला बेटा क्या है X3Y2, फार्मूले से 1 मोल कितना हुआ 3A+2B। और जरा डाटा से देखिए 0.05 मोल का मास बेटा कितना है 9 ग्राम। तो बोलो 1 मोल का मास बेटा कितना हुआ 9/0.05, 900/5 कितना आया बेटा 180। यहां रख दिया बेटा 180, घटा दो -2A इक्वल टू बेटा कितना हुआ -80,
ए बराबर कितना हुआ +40, पहले में रखो बेटा 40 प्लस 2b बराबर 100, 2b बराबर बेटा कितना हुआ 60, b बराबर बेटा कितना हुआ 30। तो आंसर 40 30 कौन सा है बेटा फर्स्ट। पॉजिटिव डेविएशन देखो बेटा ये आपका आइडियल है, ये बेटा आपका नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन ये जब क्लोरोफॉर्म को इथाइल अल्कोहल में डालोगे, इथाइल अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा टूट जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल रिलेटिवली फ्री हो जाएंगे, वेपर में जाने की टेंडेंसी बेटा बढ़ जाएगी। वेपर में जाने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो बेटा वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 माइनस NO3 माइनस सबको रटा होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा FeH2O का होल 5 NOSO4 बनता है। तो यहां से SO4 हटा दिया गया तो आपका आयन बेटा क्या होगा FeH2O का होल 5 NO, 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए 50% कंप्लीट हो रहे 2 आवर, तो टी हाफ बेटा कितना है 2 आवर। 75%, 75% का मतलब बेटा क्या होता है 2 हाफ लाइफ, वो कितना है बेटा 4 आवर, ठीक है ना। तो यहां से देखो एक हाफ लाइफ बेटा कितनी हुई 2 आवर। ऐसा किस में होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है ना। याद रखो 50% एक हाफ लाइफ, 75% 2 हाफ लाइफ, 87.5% 3 हाफ लाइफ, 93.75% 4 हाफ लाइफ। जो रिएक्शन इसको फॉलो कर रही वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, केवल फर्स्ट ऑर्डर में है ये। इसके लिए बेटा सबने पढ़ रखा है रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है SREP। तो देखो SREP सबसे कम बेटा किसका है Z, फिर बेटा किसका है X, फिर बेटा Y। ये आंसर। आइए बेटा 74, ये तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। ZR and HF सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये तो रट गया होगा आप लोग को। फिर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2py ऑर्बिटल, ठीक, ग्रेटर देन 2px गलत। देखो बेटा 2p सबसेल है आपके पास, 2p सबसेल में बेटा 3 ऑर्बिटल हो गई, ये वाली क्या होगी 2px, ये वाली क्या होगी 2pz, ये वाली बेटा क्या होगी 2py, ये वाली क्या होगी 2pz। और आप सबको मालूम है ग्राउंड स्टेट में एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा क्या होती है सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। तो 75 का बेटा थर्ड। इसी तरीके से डी में बेटा 5 ऑर्बिटल है, dxy dy dz dz² dx² y²। तो ग्राउंड स्टेट में बेटा पांचों की एनर्जी बेटा क्या होती है सेम, लेकिन पांचों का शेप सेम नहीं होता, ठीक है ना। dxy dy dz dx² y² का डबल डंबल होता है, जबकि dz² का बेबी सूदर शेप या डफ नेट सेल शेप होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो बेटा 51 से लेके 75 तक मैंने डिस्कस कर दिया बेटा। 75 ऑनवर्ड, सॉरी 76 ऑनवर्ड रवि उत्तम सर बेटा डिस्कस करेंगे। आइए रवि उत्तम सर। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और शुरू के 25 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर 75 तक विजय सर ने डिस्कस कर दिए हैं और मैं 76 से 100 तक डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द ऑफिशियल IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 111, ठीक है बेटा। एटॉमिक नंबर 111 किसका होता है रॉन्टजेनियम, ध्यान रखना, और इसको शॉर्ट में RG लिखते हैं, क्लियर है। रॉन्टजेनियम और एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 111। और अगर इसका IUPAC नेम लिखें, ये तो IUPAC ऑफिशियल नेम है, तो इसका क्या हो जाएगा अनियम U, क्लियर है।
तो 76 का आंसर हो गया सेकंड। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 77 बेटे यहाँ पर वाई ग्राम एक नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसका मोलर मास है m। उसको डिजोल्व किया गया है 250 ग्राम बेंजीन में, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट है बेंजीन और एक नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूट का काम कर रहा है, और वो कितना है y ग्राम, और इसका मोलर मास है कैपिटल M। उसको डिजोल्व किया गया 250 ग्राम बेंजीन में। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कितना है kb, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, यानी डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी आपसे पूछा जा रहा है। तो डेल्टा टीबी होता है बेटा आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब बेटा यहां पर आपको देखो जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी ये पूछा जा रहा है आपको। आई यहां पर वांट ऑफ फैक्टर, के बी यहां मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो कि के बी यहां पर दिया हुआ है, मोलैलिटी यहां पर निकालना पड़ेगा, मोलैलिटी यहां पर दी नहीं हुई है। अब देखिए यहां पर आई वांट ऑफ फैक्टर, यहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन ऐसा कुछ बात नहीं हो रही, तो हम लोग यहां पर वांट ऑफ फैक्टर क्या मान लेंगे 1, कुछ नहीं दिया तो, इंटू के बी। अब मोलैलिटी लिखते हैं जरा। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो सॉल्यूट का मास है बेटा y ग्राम, और यहां मोलर मास इन्होंने बता दिया है इसका कितना है कैपिटल M। ये हो गया, तो ये आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यहां पर सॉल्वेंट का मास है ग्राम में। क्लियर बेटा, यहां पर मास है सॉल्वेंट का ग्राम में, तो बताओ ग्राम को हम लोग बदल देंगे किसमें, केजी में। तो यहां पर 250 ग्राम, और अगर इस ग्राम को डिवाइड करना है केजी, बदलना है केजी में, तो डिवाइड बाय 1000, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 1000। क्लियर है, तो यहां से मोलैलिटी आ जाएगी कितनी, ये 250 से 1000 काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा 4, तो ये मोलैलिटी आ जाएगी कितनी बेटा 4y अपान में 4y अपान में m। मैं यही पुट कर देता हूं 4y अपान में m। तो आंसर हो गया बेटा कौन सा, देखिए जरा, के बी सही से लिखें इसको, 4 के बी वाई अपान में m, और आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड, 4 के बी वाई अपान में m। क्लियर बेटा, तो मोलैलिटी यहां निकालना जरूरी था कि मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट मास दिया है मास अपान में मोलर मास सॉल्यूट का, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा जा रहा है बेटा नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और ये बेटा यहां पर जो En होता है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ठीक है, और यहां सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के जो नंबर हैं वो कितने हैं 2, तो हम लोग ऐसे जनरल लिखते हैं ए होल ट्वाइस, ठीक है, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड और दोनों सेम है, तो हम लोग लिखेंगे A2, और ये सेंट्रल एटम को हमने जनरल लिख दिया M। तो इस तरह के अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाए M ए होल ट्वाइस A2, ठीक है, तो ये यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करता है बेटा, और यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा 1 सिस होता है और 1 ट्रांस होता है। एक सिस और एक ट्रांस। अब ध्यान देना, जो ट्रांस है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और एक फॉर्म होगा डी और एक फॉर्म होगा एल। तो यहां पर इसका मतलब टोटल जो आइसोमर होंगे इसके कितने होंगे, एक डी और एक एल, और एक ये ट्रांस, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ये सिस का ही बेटा एक कोई डी है एक एल है, और ये ट्रांस, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए 3। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है टाइप M ए होल ट्वाइस A2 या B2 या C2 जो भी हो, तो यहां पर एक सिस होता है एक ट्रांस, और सिस के DL, तो बताओ टोटल कितने हो गए 3। आंसर हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79। बेटा यहां पर एसिटिलीन आपको दी हुई है 30% H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब यहां पर हाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग यहां पर साथ में क्या लेते हैं, एल्काइन के केस में हैवी मेटल कैटायन। तो यहां पर HgSO4 हैवी मेटल कैटायन इस रिएक्शन को आसान करता है। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग वाटर को यहां पर ऐड करें और वाटर को ऐड करें H प्लस OH माइनस, तो बताओ यहां पर अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी H जोड़ दो और कहीं पर भी OH जोड़ दो और एक पाई बॉन्ड तोड़कर, तो बताओ यहां जो ए प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। एक तरफ मैंने H जोड़ दिया, एक तरफ OH जोड़ दिया। अब जरा देखना बेटा, ये है इनॉल, इन पर ऑल लगा है और इनॉल तुरंत ऑटोमराइज हो जाएगा किसमें, अपने कीटो फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो H है वो जाता है थर्ड पोजीशन पे, डबल चेंज इनटू सिंगल, सिंगल चेंज इनटू डबल। अब जरा देखो इसको क्या बन गया, ये H जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये यहां पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड OH यानी C डबल बॉन्ड OH, यानी ये बन गया बेटा कौन सा, एसिटल्डिहाइड। तो जो ए प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये डाइल्यूट बेस देन हीट। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट बेस देन हीट करने पर एल्डोल कंडेंसेशन यानी फाइनली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहां पर सी प्रोडक्ट वो पूछ रहा है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ध्यान देना बेटा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल का दो अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का O, दूसरे मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड का O और पहले मॉलिक्यूल का दो अल्फा हाइड्रोजन, और इसी कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो देखना जरा क्या हो गया, CH3 फिर CH के बाद डबल बॉन्ड C और यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन निकल चुके हैं, एक अल्फा अभी बचा हुआ है CH और इसके बाद क्या, CHO। ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि कौन सा है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यानी आंसर कौन सा, सेकंड। ठीक है, और एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। यहां पर एक IUPAC नेम बताना है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो पहले हम लोग कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं बेटा, और एक ये न्यूट्रल लिगैंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का नाम होगा वो सिंपल नाम होगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ पर मेटल के नाम में 8 लगाते हैं यानी क्यूप्रेट होता, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं, जिसका निकालना है उसका x, एक क्लोरीन का -1 तो दो का -2, और ये एक न्यूट्रल लिगैंड है तो +0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया, +2। यानी कि लास्ट में यहां पर हमें कॉपर सेकेंड लिखना है, तो कॉपर सेकेंड, और यहां पर क्लोराइड बाद में, बेटा सबसे बाद में लिगैंड यहां पर बाद में लिख गया, गलत है, लिगैंड बाद में, तो यह गलत हो गया, दो ऑप्शन में कोई होगा। अब देखो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिगैंड का नाम, वो भी लिगैंड का नाम ऐसे लिखते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बताओ, इसका Cl का नाम है क्लोरो जो कि स्टार्ट होता है C से, और ये है मेथिलअमीन जो कि स्टार्ट होता है M से। क्लियर है। अब बताओ, C और M में पहले आएगा C, तो यानी कि, और ये नंबर में है 2 तो डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो दो जगह है डाइक्लोरो। इसके बाद यहां पर डाइक्लोरो दोनों जगह हो गया। बिस, यहां भी बिस, डाई मिथाइल एमीन, बेटा डाई मिथाइल आप फिर से, मेथिल अमीन है ना कि डाई मिथाइल अमीन है, तो यहां पर डाई मिथाइल फिर भी बिस लिख दिया तो यह गलत हो गया, डाई मिथाइल नहीं है, मेथिल अमीन है। क्लियर है, मेथिल अमीन, लेकिन दो हैं तो हम क्या लिखेंगे, बिस। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सीखना बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिक लिगैंड हो
जब भी कोई ऑर्गेनिक लिगेंड हो और वो रिपीट कर जाए तो हमें वहां पर यूज करना होता है बिस ट्रिस टेट्राकिस। क्लियर है, ना कि डाई ट्राई टेट्रा। जैसे यहां पर क्लोरो सिंपल था तो हमने इसके लिए, और ये दो है तो इसके लिए डाई, लेकिन ये ऑर्गेनिक अगर लिगेंड है तो यहां पर हम लोग दो के लिए क्या लिखेंगे बिस और तीन के लिए लिखेंगे ट्रिस। तो यहां पर डाई क्लोरो बिस मेथिलमीन कॉपर सेकेंड, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड। तो 80 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 फॉर द रिएक्शन, यहां पर बेटा एक रिएक्शन दी हुई है आपको, ट्वाइस NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। यहां पर Kc की वैल्यू दी हुई है 184 डिग्री सेंटीग्रेड पर, R कह रहे हैं 0.0831 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। कह रहे हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। बेटा Kp और Kc अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp ग्रेटर देन Kc होता है। क्लियर है, अगर डेल्टा Ng 0 हो तो Kp बराबर Kc होता है। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 हो तो Kp लेस देन Kc होता है। और ये आता कहां से है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये फार्मूले से ये आता है। अब देखो यहां पर बेटा डेल्टा Ng निकालें, और डेल्टा Ng क्या होता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल, और प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितना 2 और 1 3, 2 और 1 3 माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल 2 और ये बेटा आ गया 1, यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है इसको, यानी Kp ग्रेटर देन Kc, यानी Kp इज ग्रेटर देन Kc। आंसर कौन सा हो गया बेटा फर्स्ट। क्लियर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर 82 which of the following salt will give lowest pH in water, यानी अगर इसका सोल्यूशन बना दिया जाए एक्वस तो कह रहे हैं कि किसका pH लोएस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं यहां पर। बेटा ये सॉल्ट जो है ये K कहां से आया KOH से, Cl कहां से आया HCl से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का एक्वस सोल्यूशन लें तो उसकी पीएच आती है बेटा कितनी 7। फिर से यहां पर NaCl NaOH HCl सॉरी Cl कहां से आया HCl से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, फिर से पीएच क्या हो गई 7। यहां पर देखिए Na कहां से आया NaOH से, और ये कार्बोनेट कहां से आया कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग है, यानी ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और नेचर हमेशा पता चलती है बेटा किससे स्ट्रॉन्ग से, और स्ट्रॉन्ग यहां पर बेस है, यानी पीएच यहां पर ये बेसिक सोल्यूशन होगा, पीएच ग्रेटर देन क्या होगी 7। आगे आते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस H2SO4, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां पर स्ट्रॉन्ग है यहां पर एसिड तो नेचर होगी एसिडिक, यानी पीएच लेस देन 7। तो बेटा यहां पर सबसे ये तो पीएच 7 है, 7 से ज्यादा है, ये 7 से कम है, तो लोएस्ट पीएच किसकी होगी, आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा 4th। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 which of the following is लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, तो यहां पर सबसे कम स्टेबल कार्बोनाइन कौन होगा। तो यहां पर देखिए जरा बेटा अगर हम लोग इसका इफेक्ट लिखें इस ग्रुप का मिथॉक्सी ग्रुप का, तो यहां पर लोन पेयर होने की वजह से ये क्या है +M, और फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये है -I। फिर से लोन पेयर होने की वजह से ये है +M और फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से -I। ये यहां पर बेटा ये मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, तो फंक्शनल ग्रुप तो है ही है, तो ये -I यहां पर केवल लगेगा। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, मीजोमेरिक इफेक्ट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा, तो यहां पर ओनली -I, ओनली -I। अब जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग कि स्टेबिलिटी देखना।
यहां पर बेटा जो कार्बनाइन की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, और माइनस में भी सबसे अच्छा कौन सा, माइनस एम माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। ठीक, अब देखो यहां पर प्लस एम, बेटा ये दोनों स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और अगर ये दोनों घटाएंगे और यहां पर ये केवल बढ़ाने वाला है और यहां ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, तो यहां कह रहे हैं कि लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, तो यहां स्टेबिलिटी घट रही है क्योंकि प्लस एम स्टेबिलिटी को बहुत घटाएगा, तो यहां दोनों की स्टेबिलिटी घट गई। अब बताओ, जितना मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जितना आर्थो पे लगेगा उतना पैरा पे लगेगा। अब आंसर हम लोग मीजोमेरिक से नहीं निकाल पाएंगे, तो आंसर किससे निकलेगा, इंडक्टिव से। ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों की कम है। अब इनमें भी ज्यादा कम किसकी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है। अब बताओ, ये इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर ये मिथॉक्सी जो ग्रुप लगा है वो पास लगा हुआ है, तो माइनस आई ज्यादा, यहां पर माइनस आई कम होगा। अब बताओ, माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो बताओ ये स्टेबल थोड़ा ज्यादा है, ये स्टेबल सबसे कम हो गया। आंसर कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 20 ml 0.1 मोलर H3BO3, तो यहां पर बोरिक एसिड दिया बेटा H3BO3, और इसका एन फैक्टर होता है बेटा 1। एन फैक्टर कितना होता है, 1, क्योंकि इसको पानी में डालने पर पानी से OH ले लेगा और एक मीडियम में H प्लस पानी का दे देता है। क्लियर है, तो कुल मिला के इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1, और इसकी वॉल्यूम है बेटा कितना, 20 ml, और मोलरिटी है 0.1 मोलर। ठीक, ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और इसका हम लोग एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम लोग किससे कर रहे हैं, बेस से, तो यहां पर वॉल्यूम कितना है, 40 ml, किस चीज का है, NaOH का, और इसकी मोलरिटी पूछी जा रही है, और मोलरिटी यहां पर x जो कि निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द x। बेटा न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको एक ही क्वेश्चन लगाना है, N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर N2V2, बट यहां पर नॉर्मेलिटी नहीं देकर मोलरिटी दिया है, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है बेटा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। क्लियर है, अब बताओ N1 नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और मोलरिटी बेटा कितनी है 0.1, और एन फैक्टर कितना है 1, और वॉल्यूम ml में कितना है 20 ml, इक्वल टू, अब यहां फिर से आ जाओ N2 यहां पर एन फैक्टर फिर से इसका 1 है क्योंकि ये ए को H देगा, तो एन फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी, और मोलरिटी यहां पर मान लिया गया है x, मोलरिटी क्या मान लिया गया है x इंटू 1, ये हो गई नॉर्मेलिटी इंटू 40। जरा देखो 20 से अगर इसको काटे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 0.1/2, 0.1/2। क्लियर है, अगर इसको हम लोग 0 बढ़ा लें तो आंसर क्या हो जाएगा 0.05। सॉरी, एक बार और देख लेते हैं इसको, 0.1 ही है ना, हाँ 0.1 इंटू 20, और ये ठीक, तो यहां पर ये 20 दूनी 40, 2 आ गया, और ये 0.1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। क्लियर है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्या बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, द फैक्टर व्हिच changes equilibrium constant of the reaction A2 plus B2 gives 2AB। बेटा यहां पर कह रहे हैं कि कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। बेटा ओनली एक फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, कौन सा है, वो टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, ओनली टेम्परेचर ही ऐसा फैक्टर है जो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। तो यहां पर द फैक्टर व्हिच चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो आंसर हो गया कौन सा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, ये होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट कार्बन कार्बोकेटायन बनता है बेटा, तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएंगे, प्लस वाले। तो यहां पर हम लोग बताएंगे, जरा देखो, ये प्लस एच, ये माइनस आई, लोन पेयर की वजह से प्लस एम और ये माइनस एम। अब देखो जरा, यहां पर स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले कौन से, प्लस वाले। अब प्लस वाले यहां पर एक ये है और एक ये है, लेकिन प्लस एम ज्यादा बढ़ाएगा और प्लस एच कम बढ़ाएगा। तो सबसे आगे कौन सा, 4, फिर कौन सा, 1। अब ये दोनों घटाने वाले, लेकिन यहां माइनस एम ज्यादा घटाएगा, माइनस आई कम घटाएगा। तो आंसर कौन सा, फिर 2, फिर 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा, सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, तो ध्यान देना बेटा, जो RCOOH है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, और मैंने एक लिख दिया एसिटिलीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, यानी कि एनायन। तो ये H+ के रूप में इसको निकाल दोगे, ये H+ के रूप में इसको निकाल दोगे, इसको H+ के रूप में निकाल देंगे और इसको H+ के रूप में निकाल देंगे। तो यहां बचेगा माइनस, यहां बनेगा माइनस, यहां बनेगा माइनस, यहां बनेगा माइनस। तो मैंने यहां पर H+ निकाल दिया और एनायन बना दिया। बेटा ये देखो एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां पर स्टेबिलिटी होगी एनायन की, इसलिए जिसका एनायन मोर स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अब यहां पर तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहां रेजोनेंस नहीं, यहां रेजोनेंस नहीं, यहां रेजोनेंस नहीं, तो सबसे आगे कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। तो यहां अल्कोहल ही गलत। ठीक है, अब बताओ यहां पर बेटा जो निगेटिव चार्ज है वो मोर EN पर स्टेबल होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, और यहां पर कार्बन, और ऑक्सीजन की जो EN होती है बेटा वो होती है 3.5, लेकिन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की जो EN होती है वो होती है 3.25। तो निगेटिव मोर EN पर स्टेबल, तो बताओ यहां पर EN है 3.5 3.25 और यहां है 3.5 3.5। तो बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहां पर इन दोनों में अगर देखें तो बेटा ये एल्काइल ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम। तो ऑर्डर क्या हो गया है, ये। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वाटर, देन अल्कोहल, देन एसिटिलीन। क्लियर, ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट 88, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, और यहां पर एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है 1 मोलल का, और एक्वस सोल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है। अब देखो बेटा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, एक्स सॉल्यूट, डायरेक्ट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का है कि वो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन दे सकता है, 2 मोलल दे सकता है, 3 मोलल दे सकता है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन में मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन प्लस 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस बहुत सिंपल फार्मूला बेटा, मोलैलिटी कितनी दी है 1, ये 1, तो 1 अपान में 1 प्लस ये 1000 डिवाइड बाई सॉल्वेंट, यहां पर वाटर,
और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 18। और बेटा इसको आप जानते हैं 1000 डिवाइड बाई 18 होता है 55.5। तो 55.5 में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56.55। तो 1 अपान में 56.55 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो बेटा आ जाएगा आपका 0.0177। ये आपको याद भी रखना है 0.0177। आंसर कौन सा हो जाएगा 4th। क्लियर है 88 का आंसर हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, यहां पर कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस 1 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.15 वोल्ट और कॉपर प्लस 1 से कॉपर 0 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया है 0.50 वोल्ट। और यहां पर पूछा है आपका कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 का। ठीक है, तो बेटा इसको फ्लो चार्ट में बनाए पहले। कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस 1, फिर कॉपर प्लस 1 से कॉपर 0। ये अब देखना हम लोग को केवल ये लिखना है N1 और E1। क्लियर है, तो यहां पर N1 का मतलब होता है n फैक्टर। तो यहां से लेकर +2 से हो गया +1, यानी कि यहां पर n फैक्टर कितना 1, तो इसका n फैक्टर है 1 और इसका E, तो N1 E1 N2 E2। और हमें पूछा क्या जा रहा है कॉपर 2 प्लस से ये, यानी कि N3 E3। अब बताओ रिलेशन, ये प्लस ये बराबर क्या होता है ये, तो इक्वेशन बन गई N1 E1 प्लस N2 E2 बराबर N3 E3। ये आपको बस लिख देना है। अब बताओ आपका n फैक्टर इस वाले रिएक्शन इसके लिए n फैक्टर कितना 1, इसका E1 कितना 0.15 प्लस N2 कितना फिर से 1, E2 कितना है 0.5, N3 बेटा +2 से 0 कितना 2, E3 हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल, तो यहां पर बेटा देखो 0.50 ये 0.15, तो 50 60 65 यानी 0.65। तो E3 हो जाएगा 0.65 और मैं आप एक जीरो बढ़ा लेता हूं कोई दिक्कत नहीं। और ये क्योंकि यहां पर 2E3 था डिवाइड बाई मैंने कर दिया 2, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 650 का आधा 325 यानी 0.325। इतना वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सेकंड। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा 90 द पेयर ऑफ द कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कौन सा पेयर आपस में साथ में एग्जिस्ट कर सकता है। ध्यान देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में एक साथ नहीं रह सकते और रिएक्शन हो जाएगी कौन सी रेडॉक्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर एक हायर में है और एक लोअर में है तो ये आपस में एग्जिस्ट साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, यहां देखो फेरिक क्लोराइड, फेरिक यहां पर अपने हायर पे है, SnCl2 +2 Sn +2, तो यहां पर एक हायर एक लोअर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां पर देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2+ और SnCl2, तो यहां पर ये 2+। बेटा मर्क्यूरिक फॉर्म हायर है, मर्क्यूरस फॉर्म क्या है लोअर है, तो ये अपने हायर पे है ये अपने लोअर पे है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां देखो फेरस क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, ये फेरस अपने लोअर और स्टेनस भी अपने लोअर, यानी दोनों ही लोअर में है या दोनों हायर में हो तो एग्जिस्ट करेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। यहां देखो जरा I -1 जो इसका आयोडीन का -1 अपना क्या है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ ये आयोडीन लोअर पे है और यहाँ फेरिक है ये हायर पे है, तो एक लोअर एक हायर, तो यहाँ पर फिर से रिडॉक्स हो जाएगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो अगर एग्जिस्ट कराना है तो दोनों ही क्या होना चाहिए हायर
या दोनों ही लोअर होना चाहिए। एक हायर एक लोअर है तो वहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग और यहां हो जाएगी रेडॉक्स। तो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसकी ओजोनोलिसिस कराई गई, तो कह रहे हैं कि ओजोनोलिसिस कराने पर इसमें 1 मोल ईच ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड मिले, 1 मोल एसिटल्डिहाइड मिले और 1 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिले। ठीक है, तो यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस कराएं, तो ये चीजें मिले, 3 चीज। जरा एक बार देखो, ओजोनोलिसिस कराने पर हम लोग देखो कैसे कराते हैं ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या करना है, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ना है एल्कीन के, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, जो भी बनना होगा अपने आप दिखेगा। मान लो ये CH3 था और ये CH3 था, तो क्या बन गया, एसीटोन। ये मान लो CH3 था, ये H था, तो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। अगर मान लो दोनों H रहे होते तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ये मान लो इथाइल रहा होता तो क्या बन गया, 2 पर कीटो, और ये बताओ क्या, 1 2 3 4, तो बताओ ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ओजोनोलिसिस कराना है। तो जरा देखना, बहुत ही सिंपल। यहां पर देखो, ये पाई बॉन्ड, ये एल्कीन तोड़ा मैंने, एक ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, एक कार्बन का एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, फॉर्मल्डिहाइड हमें बनाना था एक। यहां पर देखो जरा, इधर O इधर O, तो ये बताओ क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। बट हमें क्या चाहिए, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो यहां तो ग्लाइऑक्सल और इधर से क्या बनेगा, CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड भी बना, फॉर्मल्डिहाइड भी बना, बट मिथाइल ग्लाइऑक्सल पहले वाले से नहीं बनेगा, तो आंसर फर्स्ट नहीं होगा। यहां देखो, तोड़े जरा ये, तो देखो जरा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन गया, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन गया, तो एसिटल्डिहाइड के यहां पर कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2, और यहां पर एक बनाना है हमें फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर ग्लाइऑक्सल बनेगा बट मेथिल ग्लाइऑक्सल नहीं बनेगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। यहां देखो जरा, बिल्कुल CHO बन गया। यहां पर देखो जरा, इसको सही से लिखें तो ये, तो बेटा मेथिल ग्लाइऑक्सल, तो यहां पर मेथिल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, यहां पर एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, और यहां पर फॉर्मल्डिहाइड। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, आंसर हो जाएगा थर्ड। बेटा ध्यान देना, ग्लाइऑक्सल होता क्या है, यह है ग्लाइऑक्सल, और अगर यही H हटा दें तो मेथिल ग्लाइऑक्सल हो गया, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इन ए फ्लास्क, एक फ्लास्क लिया गया, उसमें कलरलेस N2O4, बेटा NO2 कलर्ड होती है और N2O4 कलरलेस होती है। रीजन, NO2 के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और यही ऑड इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ जाएं तो N2O4, यानी कि जो N2O4 है वो डायामैग्नेटिक और NO2 होती है पैरामैग्नेटिक। तो कह रहे हैं कि एक फ्लास्क में कलरलेस N2O4 ली गई, जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, ब्राउन कलर की NO2 गैस के साथ। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, अगर फ्लास्क को हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो कह रहे हैं कि ब्राउन कलर डिपेंड्स ऑन कूलिंग, इट बिकम्स लेस कलर्ड, यानी कि अगर इसको हम लोग हीट करें तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कूल करें तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी, यानी वो कलर से कलरलेस होता जाएगा। व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑब्जर्वेशन, तो देखो जरा, हमने ऐसे रिएक्शन लिखा, N2O4 ट्वाइस NO2, ये होती है पैरामैग्नेटिक कलर्ड, और ये होती है डायामैग्नेटिक और कलरलेस। अब देखना, तो यहां पर जो N2O4 है वो कलरलेस, ये यहां पर जो कलरलेस, ये अगर इसको कूल करोगे
कोल्ड में डाइमराइज होगी, लेकिन हॉट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगी इधर। तो ध्यान देना। अब पहला ऑप्शन, द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कहना है पॉजिटिव है। देखो जरा बेटा, इधर से इधर अगर हम लोग बात करें तो ये डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी हुई है, और डिसोसिएशन इंडो, और इंडो का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, कह रहे हैं लेकिन इनकरेक्ट। तो ये सही है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। यहां पर देखो, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज ऑन हीटिंग। बेटा अगर हीट करोगे तो ये डाइमर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोमर में। तो ये अगर हीट करोगे तो इधर रिएक्शन जा रही है, और अगर इधर रिएक्शन जा रही है तो डाया से क्या हो रहा है, पैरा, यानी पैरामैग्नेटिज्म बढ़ रही है। तो पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है। यहां देखो, डाइमराइजेशन इज रिड्यूस्ड ऑन हीटिंग, अगर हीट करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो यहां पर डाइमराइजेशन रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही है, डाइमराइजेशन घट जाएगा, लेकिन कूलिंग करोगे तो डाइमराइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो देखो कैसे गलत है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यानी कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है, और इनमें क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हो गया। और यहां पर हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर है। अब देखो यहां पर डेल्टा एन जी 2 - 1, अगर ये कह रहे हैं गैस है, दोनों ही N2O4 भी गैस है, तो यहां पर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1। आर की वैल्यू यहां पर क्योंकि कैलोरी में है तो आर हम 2 रखेंगे। टेम्परेचर यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 और 100 373, तो 373 का डबल होगा, और आंसर क्या 200 ही दिया है। तो बताओ क्या है, आ पाएगा, नहीं। तो ये गलत है यहां पर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा यहां पर इनर्ट गैस दी हुई है, और इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेने की जो अफिनिटी है उनकी वो 0 होती है। तो अफिनिटी 0 है, बट डेल्टा एच इजी, यानी डेल्टा एच इजी इनर्ट गैस की क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना कि जो हीलियम है, नियॉन, नियॉन का जो डेल्टा एच इजी होता है, डेल्टा एच इजी, वो पॉजिटिव में क्या होता है, मैक्सिमम। और हीलियम का जो डेल्टा एच इजी है वो भी पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव में मिनिमम। क्लियर है। तो यहां पर मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम होगा नियॉन का, और मिनिमम किसका होगा, हीलियम का, लेकिन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। क्लियर। ये एनसीईआरटी में बेटा दिया है, आप पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में आप जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ये डेटा पूरा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 94, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। बेटा 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। यहां पर कह रहे हैं गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स इन प्योर स्टेट। बिल्कुल बात गलत है बेटा। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन का यूज ओनली एलिफैटिक 1 डिग्री मीन के लिए कहते हैं। 1 डिग्री भी नहीं बोलना है आपको, एलिफैटिक 1 डिग्री मीन, एरोमेटिक 1 डिग्री मीन नहीं बना सकते, यानी कि इस रिएक्शन से एनिलीन नहीं बना सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो थैलिमाइड एनायन है इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जरा हम लोग थैलिमाइड एनायन बनाएं। ये है थैलिमाइड एनायन, क्योंकि यहां पर जब बेस रिएक्शन करा देते हैं तो यहां पर जो H है वो खींच लेगा H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन को, और ये एनायन देखो जरा, इससे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर है। चलो, तो थैलिमाइड एनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस।
ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 when vapors of secondary alcohol is passed over heated copper 573 केल्विन। बेटा 573 केल्विन मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कॉपर 300 की बात की जा रही है यहां पर। कॉपर 300 और कॉपर 300 बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदलता है? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको पूछा था सेकेंडरी अल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा कीटोन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगैंड। यहां पर लिगैंड की जो स्ट्रेंथ है उसको आपको बताना है क्या होना चाहिए। बेटा जो हैलोजन होते हैं वो पीछे होते हैं, हैलोजन से आगे ऑक्जिलेट, और ऑक्जिलेट में यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर हमें 3 ध्यान रखना है तो NO2, CN और उससे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। तो NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है CN और उससे ज्यादा है CO। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर CO तो है नहीं, तो यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? CN फिर NO2, CN NO2, CN NO2। तो ये गलत, ये गलत, तो CN NO2, इसके बाद उससे पीछे होगा ऑक्जिलेट, इसके बाद होंगे हैलोजन, और हैलोजन में ज्यादा अच्छा कौन होता है? फ्लोराइड, फिर उससे पीछे क्लोराइड। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है? तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा CN CO ऑक्जिलेट देन हैलोजन, और हैलोजन में कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 which of the following compounds can form जिटर आयन। बेटा जिटर आयन के फॉर्म में कौन रहते हैं? और जिटर आयन के फॉर्म में अमीनो एसिड रहते हैं। और यहां पर बेटा अगर अमीनो एसिड देखें तो यहां पर ग्लाइसिन, यहां पर एक अमीनो एसिड है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्लियर है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड है जिसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आपको बेटा बताना है कि जो नेचुरल अमीनो एसिड जितनी भी होती हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सब कैसी होती हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो बेटा यहां पर फिनॉल है और उसके पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब एक्वस NaOH से होती है तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। वो ये जो फिनॉलिक ग्रुप है इसके आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। क्लियर है? और ये फर्दर एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CHO, क्योंकि यहां पर ये यहां पर लगेगा और ये CHCl2 में चेंज हो जाएगा। देन यहां पर NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके यहां पर 2 OH लगा देगा, और जब 2 OH लग जाएंगे तो एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल वाटर निकल जाएगा और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CHO ग्रुप में। क्लियर है? तो यहां पर पहले डाइक्लोरोकार्बिन वो यहां पर जुड़ा, कन्वर्ट हो गया CHCl2 में, यहां पर सॉरी CHCl2। ठीक है, और ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 बार हो जाएगा NaOH का, तो OH और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, क्या निकल जाएगा? वाटर, और फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHO में। तो यहीं पर बेटा क्या लग जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो बताओ यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि P बनेगा, कि Q बनेगा, कि R बनेगा, कि S। तो यहां पर देखो जरा, तो एक ही जगह ऐसा है, एक बार बेटा CHO ग्रुप लगेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? S। तो आंसर होगा कौन सा बेटा? फोर्थ। क्या बात समझ में आ गई? ठीक। 99 विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स। यहां पर कौन से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चलें तो हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां कह रहे हैं नॉट ए रेडॉक्स। तो देखो जरा चौथा ऑप्शन
बैरियम बेटा +2, यहां भी बैरियम +2, यहां सल्फेट पहले भी था, अभी भी सल्फेट है। Na+1 Na+1, Cl-1 Cl-1, यानी कि यहां पर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां देखो H2 में हाइड्रोजन का 0, Cl2 में 0, हाइड्रोजन यहाँ +1, Cl यहाँ -1। देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। जिंक 0 से यहाँ पर +2, कॉपर +2, यहाँ 0, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर से रिडॉक्स हो गई। अब बची यहाँ पर सेकंड। बेटा यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरीन का निकालें, आयोडीन तो 0 है, तो यहाँ पर क्लोरीन का निकालें जरा, +1, पोटेशियम +1 +x और एक ऑक्सीजन -2, तो 3 का -6 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा? +5। तो यहाँ तो +5 है, यहाँ क्या हो गया? 0, तो +5 से 0 क्या हो गया? रिडक्शन। अब आयोडीन का देखो, 0 से यहाँ पर आयोडीन क्या हो गया? +1 +x -6 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? +5। तो बताओ यहाँ पर फिर से 0 से +5, तो बताओ ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, तो फिर से रिडॉक्स। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4। तो 99 का आंसर हो गया कौन सा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर। बेटा ध्यान रखना, जब भी चारों क्वांटम नंबर दी हो तो पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इंफॉर्मेशन है। तो बताओ यहां पर चारों क्वांटम नंबर गिवन है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। क्लियर? अब यहीं पर अगर केवल इतना लिखा होता, n बराबर 3, l बराबर 1, या चलो ऐसे करते हैं, केवल n बराबर 3, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है? तो बेटा n बराबर 3 अगर दिया है तो वो केवल सेल की इंफॉर्मेशन है, और सेल नंबर 3 है, तो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2n²। तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है। अगर n बराबर 3, l बराबर 1 है, ये सबसेल की इंफॉर्मेशन होती है। और कौन सा सबसेल है? 3 का p, 3 का p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। तो बताओ यहां पर ये कितने की इंफॉर्मेशन है? 6। और केवल अगर ये लिख दे, n दिया हो, l दिया हो, m दिया हो, तो ये है बेटा किसी ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। तो यहां पर अगर n l m होता तो कितने इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है? 2। और अगर सभी हो n l m और s, तो ये पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन है। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा इसका? फर्स्ट। क्लियर है? तो बेटा आपको सेशन कैसा लगा? तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि हम लोग और इसमें क्या सुधार कर पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।